जब जीतने वाली टीम को मात्र 20 करोड़ रुपए और एक ट्रॉफी मिलती है, तो ऐसा क्या है कि आईपीएल में इतना ज़्यादा पैसा है? ऐसा क्या है कि आईपीएल को विश्व की दूसरी सबसे महंगी लीग कहा जाता है? आखिर आईपीएल के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? क्या है आईपीएल का बिज़नेस मॉडल? आज हम इसी की बात करेंगे। आईपीएल में सबसे पहले एक टीम का होना ज़रूरी है, टीम ओनर होता है। तो आईपीएल में टीम खरीदने के 2 ही तरीके हैं, या तो कोई एक्जिस्टिंग टीम है जैसे कि एमआई है, सीएसके है, अगर वो खरीदनी है तो उनके मालिक के पास जाओ और उसके कुछ शेयर खरीद लो उनसे बात करके। पहला तरीका तो ये है टीम खरीदने का। दूसरा तरीका है कि इंतज़ार करो, वेट करो जब तक कि बीसीसीआई अनाउंस ना कर दे नई टीम के लिए। उस समय टेंडर लो और उसके थ्रू आप आईपीएल टीम की ओनरशिप ले सकते हैं। ये दूसरा प्रोसेस है। कोई भी पार्टी जो आईपीएल टीम खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, उसे सबसे पहले बीसीसीआई से आईटीटी, आईटीटी का मतलब होता है इन्विटेशन टू टेंडर, वो लेना पड़ता है। उसके बाद बीसीसीआई इनवाइट करती है पार्टीज को सेलेक्ट करके कि किनको हमें इनवाइट करना है आईपीएल बिडिंग प्रोसेस में और किनको नहीं। वह ईमेल उनको इनवाइट करती है। बोर्ड के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस उस आईटीटी में मेंशन होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस मींस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिड सबमिशन प्रोसेस, ये सब कुछ उस आईटीटी में होता है। और वही पार्टीज टेंडर खरीद सकती हैं आईपीएल टीम के लिए जिनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। नेटवर्थ का मतलब आप यूँ समझ ले, अगर कोई कंपनी है, उसके पास कितने एसेट हैं, कितनी उसकी संपत्ति है, उन सभी का टोटल करें तो उसकी टोटल वैल्यूएशन 3000 करोड़ या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। वही टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है। आईटीटी की कॉस्ट 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी होती है। ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। इसके बिना आईपीएल बिडिंग प्रोसेस में नहीं बैठ सकते। और आमतौर पर जो टीमें आईपीएल की बिडिंग प्रोसेस में जाती हैं, उनका एक बेस प्राइस होता है जो मुख्यतः 1700 से 1900 करोड़ के बीच में होता है। उसके बाद बिडिंग शुरू होती है और जो हाईएस्ट बोली, हाईएस्ट बिड लगाता है, टीम उसकी हो जाती है, वो टीम का ओनर हो जाता है। ये बिड कहीं तक भी जा सकती है, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, अलग अलग टीम के हिसाब से अलग अलग जाती है। ठीक है, टीम खरीद ली, टीम की ओनरशिप ले ली। उसके बाद प्लेयर्स खरीदने पड़ते हैं। प्लेयर्स खरीदने के भी कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसके लिए खिलाड़ियों को अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं इस लीग में खेलना चाहता हूँ। 3 प्रकार के प्लेयर होते हैं। एक होता है इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर। अनकैप्ड प्लेयर वो प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबले नहीं खेले हैं, लेकिन वो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। नेशनल लेवल का प्लेयर वो होगा जिसने स्टेट लेवल के मुकाबले खेले हुए होते हैं। ये हो गए इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर। दूसरा होता है कैप्ड प्लेयर। वो प्लेयर या वो खिलाड़ी जिन्होंने कम से कम एक इंटरनेशनल मैच इंडिया के लिए खेला हुआ हो। और तीसरे होते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 1500 के आसपास खिलाड़ियों का डेटा तैयार हो जाता है, या 1500 के आसपास खिलाड़ी इसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और फिर देखकर या इसमें शॉर्ट लिस्ट करके 500 से 600 खिलाड़ी पूल में जाते हैं जिनके ऊपर बिडिंग प्रोसेस होएगा या जिनके ऊपर बिडिंग लगेगी। रजिस्ट्रेशन के वक्त खिलाड़ियों को अपना बेस प्राइस सेलेक्ट करना पड़ता है। खिलाड़ियों का बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ तक कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आगे होने वाले प्रोसेस पर खिलाड़ियों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो सब बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा है। उसके बाद खिलाड़ियों के ऊपर बिडिंग या बोली लगती है और बोली लगने के भी कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप ही सोचो, अगर रूल एंड रेगुलेशन नहीं हो तो एक टीम में सचिन, सहवाग, अगर जैसे कि पुराने खिलाड़ी हैं, फिलहाल विराट कोहली और ये जो बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, सबको एक साइड कर लिया और वही टीम आईपीएल जीत जाएगी। या फिर हो सकता है ऐसा कर लें कि धोनी को 20 लाख पर खरीद लिया, विराट को 20 लाख की बेस प्राइस पर खरीद लिया और टीमें हर साल उसे घुमा रही हैं। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए इस बिडिंग के कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हर टीम के पास मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है? और उसके लिए इन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए टीम्स को एक निश्चित अमाउंट अलॉट किया जाता है, जिसे पर्स कहते हैं। पहले इस पर्स की वैल्यू 85 करोड़ रुपए हुआ करती थी और अभी उसे बढ़ाकर 85 से बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो सबसे पहले मार्की खिलाड़ियों की बोली लगती है। मार्की प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए होता है। उनकी बोली लगने के बाद ये जो बिडिंग होती है ग्रुप्स में होती है। जैसे कि पहले बैट्समैन ही बैट्समैन आ गए, फिर बॉलर्स आ गए, ऑलराउंडर्स आ गए, विकेट कीपर्स आ गए। इस प्रकार से ग्रुप्स में इनकी बिडिंग लगती है। ठीक है? और उस बिडिंग के भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि वो खिलाड़ी जिनका बेस प्राइस 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है, उनकी बोली 5 लाख रुपए से बढ़ सकती है। और वो प्लेयर्स जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, उनकी बोली 10 लाख रुपए से बढ़ सकती है। तो ये जो बिडिंग प्रोसेस है, ये ऑक्शन होता है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन हर 3 साल में 1 बार होता है और बाकी छोटे-मोटे ऑक्शन या छोटा-छोटा ऑक्शन, मिनी ऑक्शन जिसे बोलते हैं, वो हर साल होता रहता है। मेगा ऑक्शन जैसे 3 साल में 1 बार हो गया, उसमें से आईपीएल टीम सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन करती है, बाकी सभी खिलाड़ियों को रिलीज़ करना पड़ता है। ठीक है? उसके बाद एक टीम बन गई। अगर अगले साल जैसे कि किसी टीम को लगा कि ये खिलाड़ी मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाता है।
और फिर जो रिलीज खिलाड़ी हैं और जो नए खिलाड़ी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके बीच में बोली लगती है, और उनको टीम्स अपने मतलब 18 से 25 के बीच में ही होना चाहिए, उतना मेंटेन करती है 18 से 25 के बीच के प्लेयर्स। ये प्रोसेस होता है। टीम की ओनरशिप ले ली, टीम में खिलाड़ी आ गए, उसके बाद टीम के डायरेक्टर, कोच, ट्रेनर, फिजियो, सपोर्टिंग स्टाफ की सैलरी, ये सारे खर्चे होते हैं। उसके बाद अलग अलग लोकेशन पर होने वाले मैच, उनके लिए मैच फीस और खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अमाउंट, होटल्स, फ्लाइट्स की बुकिंग, ये सब टीम्स ही खर्च करती हैं। इसके लिए बोर्ड या आईपीएल उनको कुछ पैसे नहीं देता है, ये टीम का ही खर्चा होता है। इन खर्चों के बाद भी जो आईपीएल टीम कमाती है उसका 20% बीसीसीआई को दिया जाता है, और आईपीएल जीतने वाली टीम को मात्र 20 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। तो ऐसा क्या है कि आईपीएल टीम्स के पास इतना ज़्यादा पैसा है? एक्चुअली आईपीएल टीम्स का बिजनेस मॉडल बिल्कुल ही अलग होता है। मैं आज आपको समझाता हूँ। आईपीएल टीम्स के पास पैसा आने का मेन सोर्स होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो कि कई हजार करोड़ रुपए में बिकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मीन्स कौन आईपीएल के मैच दिखाएगा। आपने देखा होगा कभी सोनी आईपीएल के मैच दिखाता है, कभी स्टार स्पोर्ट्स दिखाता है। तो ये जो अमाउंट आता है इसका 50% बीसीसीआई को जाता है और 50% जो भी टीमें हैं उनके बीच में डिवाइड हो जाता है। पहले 20% ही बीसीसीआई लेती थी और 80% टीम में डिवाइड होता था, लेकिन ओवर द टाइम ये 50-50% हो गया है। अब आप पूछेंगे कि चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए इतना पैसा क्यों देते हैं? एक्चुअली 2024 की बात करें तो आईपीएल क्या है कि वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। आईपीएल की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में इस लीग को धड़ल्ले से देखा जाता है। आईपीएल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अगर 2024 के आंकड़ों की बात करें तो 26 मिलियन व्यू वर्ल्ड वाइड आईपीएल के आए थे और 350 बिलियन करोड़ मिनट्स आईपीएल को देखा गया था। जब इतने ज़्यादा व्यू आते हैं तो ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं, और जब ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं तो आपने देखा होगा ओवर्स के बीच में जो 8 से 10 सेकंड का ब्रेक आता है और उसमें जो ऐड आता है, उस एक ऐड के लिए 18 से 19 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जब ये दिखने में अमाउंट छोटा है 18 से 19 लाख करोड़, लेकिन जो टूर्नामेंट 45 दिन तक चलता है और इतने सारे ऐड आते हैं तो एक बहुत बड़ा और मैसिव अमाउंट ये जो चैनल्स हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के थ्रू इकट्ठा करते हैं। इनकी बहुत बड़ी कमाई होती है, इसलिए लगभग लगभग सभी चैनल इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं कि हम इसे खरीदें राइट्स, हम राइट्स खरीदें इस प्रकार से। ये पहला मेन सोर्स हो गया। दूसरा आईपीएल कमाई का मेन सोर्स है टाइटल स्पॉन्सर। आपने देखा होगा आईपीएल को कभी भी सिर्फ आईपीएल नहीं बोला जाता, कभी इसे डीएलएफ आईपीएल, कभी इसे वीवो आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल और आजकल इसे टाटा आईपीएल बोला जाता है। तो जो बड़ी-बड़ी कंपनियां होती हैं वो आईपीएल के साथ अपना नाम बुलवाने के लिए आईपीएल को स्पॉन्सर करती हैं, उसको टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। कंपनियां उसके लिए बहुत करोड़ों का अमाउंट देती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, और उस अमाउंट का जो भी आता है उसका 40% टीम्स के बीच में डिवाइड हो जाता है और 60% बोर्ड रख लेता है अपने पास। बोर्ड मतलब बीसीसीआई। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया रेवेन्यू कमाने का। तीसरा तरीका होता है जिन ग्राउंड्स पर मैच होता है उस ग्राउंड पर टिकट की प्राइस क्या होगी। मिनिमम टिकट प्राइस 500 रुपये रहेगी, 1000 रुपये रहेगी, 2000 या ऊपर 1 लाख, सवा लाख रुपए तक टिकट की प्राइस जाती हैं। तो वो टिकट प्राइस क्या रहेगी? ये होम टीम का मतलब होता है जैसे जयपुर है, राजस्थान रॉयल्स की टीम है तो उसका होम ग्राउंड जयपुर हो गया, तो होम टीम राजस्थान रॉयल्स या चेन्नई में मैच है तो सीएसके वो टिकट का प्राइस सेलेक्ट करेगी कि मिनिमम टिकट प्राइस क्या रहेगा, और ये टिकट प्राइस ऑन एन एवरेज 5 करोड़ रुपए आता है। तो ये जो अमाउंट आता है उसका 80% टीम अपने पास रख लेती है और 20% रुपया वो जो ग्राउंड एसोसिएशन है उनके पास चला जाता है। फिर मैच के दौरान प्लेयर्स की टी शर्ट पर जो भी लोगो आप देखते हैं उसका पैसा कंपनीज या ब्रांड्स देते हैं। फिर दूसरा ये है कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो भी नाम आप देखेंगे, बाउंड्री रोप पर हो, स्टंप्स पर हो, किसी माइक के ऊपर हो, एम्पायर ने जो टी शर्ट पहनी उसके ऊपर नाम्स हो, कैप, हेलमेट, उन सब पर जो भी नाम है उसके लिए कंपनीज आईपीएल टीम को पैसा देती हैं। उसके बाद आईपीएल ओनर्स दूसरी कंपनियों के लिए भी ऐड करा देते हैं। वो प्लेयर्स जो आईपीएल टीम की अपनी टीम की जर्सी में जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसका पैसा आईपीएल टीम के ओनर के पास जाता है। उसके अलावा हर आईपीएल टीम के खुद के कुछ बिजनेस होते हैं, तो टीम्स उन खिलाड़ियों के थ्रू ही अपना प्रमोशन करवा लेती हैं। जैसे आपने सुना होगा वो जियो धन धनाधन। उसके अलावा हर टीम के अपने मर्चेंटाइज होते हैं, हर टीम अपने नाम के लोगों का बैट, कैप, हेलमेट ये सब चीज़ें लॉन्च करती है। उसका जो भी पैसा होता है वो आईपीएल टीम के ओनर्स के पास जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है विनिंग अमाउंट। जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलता है, जो रनर अप पर रहती है उसे 12.5 करोड़ रुपए मिलता है, और जो लूजिंग क्वालीफायर 2 टीमें हैं उसे 8.75 करोड़ रुपया मिलता है। ये जो अमाउंट आता है
ये अमाउंट 50% टीम ओनर के पास चला जाता है और जो 50% अमाउंट बचता है वो टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके पास जाता है। इन सब के बाद भी आईपीएल टीम के ओनर चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, क्योंकि अगर टीम जीतेगी और लास्ट में जाएगी तो ज़्यादा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, ज़्यादा मैच खेलने को मिलेंगे, ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर टीम जीतती है तो उससे टीम के खुद की ब्रांड वैल्यू है, वो ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अगर टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो उसे स्पॉन्सरशिप के ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसे प्रमोशन करने के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब आप देखो, प्रमोशन के या स्पॉन्सर करने के, प्रमोशन का ही देखो, जो पैसा सीएसके लेती है, वो पैसा पंजाब किंग्स नहीं लेती होगी, वो पैसा राजस्थान रॉयल्स नहीं लेती होगी, जो एमआई ले लेती है। तब जानते हैं, इस वजह से टीम ओनर चाहते हैं कि उनकी टीम जीते और आगे बढ़े और ज़्यादा पैसे कमाए। हालांकि शुरू के 10 साल आईपीएल टीम्स घाटे में रही थी, इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाई थी, लेकिन जैसे ही स्टार ने मीडिया राइट्स दुगने-तिगुने दाम में खरीदे, उसके बाद टीम्स के पास पैसा आने लगा और फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप का भी बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा, तो टीमों ने अपनी कमाई शुरू कर दी। उसके बाद टीम्स प्रॉफिट में आने लगी। शुरू-शुरू में तो जैसे जो डेक्कन चार्जर्स टीम थी, वो अपने खिलाड़ियों का पैसा तक नहीं दे पा रही थी। तो उसके बाद बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को एलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह सनराइजर हैदराबाद के नाम से नई टीम लेकर आई, एक नई टीम लॉन्च करी। तो इसके बाद जैसे-जैसे टीम्स में पैसा आता गया, टीम्स और ज़्यादा मजबूत होने लगी। हालाँकि कई लोगों का मानना ये भी है कि आईपीएल टीमों के पास पैसा कमाने का मुख्य जो पर्सपेक्टिव है या जो मेन सोर्स है, वो स्पॉट फिक्सिंग है। हालाँकि 1-2 इंसिडेंट्स को छोड़ दो तो स्पॉट फिक्सिंग के कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले। इसके मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे इसका कोई ठोस कॉन्क्रीट एविडेंस प्रमाण नहीं मिला है। बाकी लोग ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। 1-2 बार आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग भी हुई है। अगर आप क्रिकेट इतिहास में अब तक फिक्सिंग के जितने भी मुकाबले हुए हैं या फिक्सिंग जहाँ-जहाँ हुई है, अगर वो सब जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके बताओ। मैं आपको वो सभी अब तक के हुए इंसिडेंट बताऊँगा, जब तक कि क्रिकेट के इतिहास को शर्मसार किया गया है और क्रिकेट में फिक्सिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए दिन, किसी नए बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आईपीएल मैच का भरपूर मज़ा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं किसी नए दिन। नमस्कार।